आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग झारखंड डीएलएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और उसके पेपर फर्स्ट के जो है यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज आपका जो है रूटीन आ चुका है। डीएलएड आपका जो है सेकेंड ईयर का एग्जाम जो है आपका 10 अक्टूबर 2023 से होगा। यह जो है आपका झारखंड डीएलएड का सेकेंड ईयर का पेपर 1, जिसमें आप सभी लोगों को विद्यालय संगठन एवं परामर्श के बारे में जानना है और उसके बारे में पढ़ना है। इस पेपर के हम यूनिट 1 को जो है कंप्लीट करेंगे ताकि आपको दिक्कत कहीं पर नहीं हो। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 10 अक्टूबर से पहले मैं आप सभी लोगों के सिलेबस को कंप्लीट कराने का कार्य करूंगा और एक बेहतर तरीके से आपको समझाते हुए बताऊंगा। और अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है लेकिन हमारे क्लास को देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि झारखंड आपके जो है डीएलएड सेकेंड ईयर की क्लास है और यह आपके जो सेशन है 2021 से 23 वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपका 10 अक्टूबर से क्या है कि आपका एग्जाम है और प्रत्येक दिन आपका 2 पेपर है। समझ गए? 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। आज आपका रूटीन भी आ चुका है और आपका जो है 29 सितंबर 2023 को जो है एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। समझ गए? तो हम जो है सुपर क्लासेस के ऊपर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम जो है यूनिट वाइज आपको जल्द जल्द कंप्लीट कराएंगे और सारे टॉपिक को कराएंगे और बेहतर तरीके से कराएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहां पर मैं आपको बता दूं जो आपका पहला पेपर है, पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं। तो पेपर 1 जो है इसमें विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श के बारे में जानना है। विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श क्या होता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यालय संगठन कहने का मतलब है कि विद्यालय क्या है, एक संगठन है। संगठन कहने किसको कहते हैं, जो कि एक समूह होता है जहां पर एक नियम कानून व्यवस्था के तौर पर चलाया जाता है, किसी पार्टी के तौर पर या किसी समूह के तौर पर, उसी को हम लोग जो है संगठन कहते हैं। जहां पर निर्देशन और परामर्श होता है, राय विचार लिया जाता है, बच्चों की बातें हो या शिक्षक की बातें हो या कुछ भी विधि या नियम कानून हो, वो सभी चीजों को लेकर जो है किया जाता है। हम एक एक करके जो है सभी टर्म को, टॉपिक को समझेंगे ताकि आपको दिक्कत और परेशानी नहीं हो। आपसे निवेदन है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं हम अपने यूनिट 1 की बात कर लेंगे। तो यूनिट 1 में जो हम सभी लोग आज पढ़ने वाले हैं, यह जो है विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा। देखिएगा, आवश्यकता, अर्थ, उद्देश्य एवं सिद्धांत, यानी कि इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, जिसमें आप सभी लोगों का यहाँ पर जो चीजें हैं उसको समझिएगा। पहले हम लोग जो है विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा की बात करेंगे। यानी विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा क्या है। प्रबंधन कहने का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट का आपका आवश्यकता क्या है और आपका अर्थ क्या है और आपका उद्देश्य क्या है और आपका सिद्धांत क्या है। बेसिकली आपको यही सब पढ़ना है इस यूनिट में। समझ गए? यानी यूनिट 1 में जो है आपको बेसिकली जो है स्कूल मैनेजमेंट के जो है इंपॉर्टेंस, स्कूल मैनेजमेंट के जो है नेचर्स, स्कूल मैनेजमेंट के जो है आपका सिद्धांत और प्रिंसिपल, यही सब चीजें आपको जो है पढ़ना है। समझ गए? हम एक एक करके सभी चीज आपको बड़ी बारीकी से समझाएंगे। तो चलते हैं अपने बिंदु के ऊपर। यहां ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु है विद्यालय संगठन, अर्थ एवं परिभाषा विद्यालय। समझ गए? अर्थ एवं परिभाषा विद्यालय। अब सबसे पहले यह जान लीजिए कि विद्यालय संगठन आखिर होता क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले हमें जो है उस कार्य को करने के नियम कानून व्यवस्था पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सब कार्य करने के लिए कोई ना कोई नियम कानून व्यवस्था होती है। ठीक उसी प्रकार किसी विद्यालय को चलाने के लिए उस विद्यालय के नियम कानून व्यवस्था की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम बिना नियम कानून व्यवस्था के अगर हम विद्यालय को चलाते हैं तो विद्यालय जो है बेहतर तरीके से नहीं चलेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम और परेशानी देखने को मिलेगा। इसलिए हमें विद्यालय जो प्रबंधन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई मैनेजमेंट के तौर पर कार्य करते हैं और जब भी हम किसी मैनेजमेंट के अंदर रहकर कोई कार्य को करते हैं तो वो कार्य जो होता है सफल भी होता है और बेहतर हमें परिणाम भी मिलता है। उसी को हम लोग कहते हैं। समझ गए?
प्रबंधन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि विद्यालय संगठन की अपनी कार्य प्रणाली होती है जो विभिन्न नियमों के अनुसार चलती है। जैसे विद्यालय समूह का एक जो है पूरा भाग शिक्षण कार्य से संबंधित है, अर्थात जो है शिक्षक गण जिसकी उपेक्षित योग्यताओं उन्हें समूह का सदस्य बनाती है। यानी कहने का मतलब है कि विद्यालय संगठन की अपनी जो होती है कार्य प्रणाली होती है जो विभिन्न नियमों के अनुसार चलती है। हर स्कूल की, हर कॉलेज की, हर स्कूल का जो है अपना एक सिद्धांत है, अपना एक नियम है जो कि उस नियम कानून के अनुसार जो है वो चलती है। जैसे विद्यालय समूह का एक जो है पूरा भाग जो है शिक्षण कार्य से संबंधित है, अर्थात जो है शिक्षक गण जिसकी उपेक्षित योग्यताओं उन्हें इस समूह का सदस्य बनाती है। समझ गए? अगर आपसे कोई बोलता है कि जो आपका विद्यालय संगठन है उसका उपेक्षित वर्ग का समूह कौन बनाता है, तो वह शिक्षक हो गए, प्रिंसिपल हो गए, बच्चे हो गए। और यह जो कार्य करता है वो क्या है? वह एक प्रकार का संगठन है जो कि पूरे प्रणाली को कार्य करता है और जो कि पूरी तरह से जो है शिक्षण कार्य के लिए संबंधित है। क्लियर है? चलिए, और नियम कानून हम सभी लोगों को मालूम है, कोई भी कार्य करने के लिए हमें जो है नियम कानून की आवश्यकता और जरूरत पड़ती है। आगे हम बढ़ते हैं, एक एक करके जब हम समझेंगे सारी टर्मों को तो आपको सारी बातें जो है समझ में आएगी बेहतर तरीके से। यहां पर देखिएगा, समाज एक लघु रूप है। समझ गए? समाज जो है एक लघु रूप है तथा समाज कई समूहों का एक संगठन है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह हमारा जो है क्या है, यह हमारा समाज है और इस समाज में जो है बहुत सारे क्या है, समूह है, बहुत सारे समूह है, समुदाय है। समझ गए? और ये सभी समुदाय और समूह मिलकर जो है विद्यालय का यानी स्कूल का जो है निर्माण करते हैं और चाहते हैं कि स्कूल जो है समाज के प्रति बेहतर कार्य करे और स्कूल भी चाहता है कि समाज जो है बेहतर बच्चों को दे। तो यह जो संभव कार्य है यह कैसे होगा? जब तक हम स्कूल में बेहतर प्रबंधन नहीं करेंगे, जब तक हम नियम कानून अगर स्कूल में बेहतर नहीं करते हैं, तब तो हमारा स्कूल संगठन यानी जो हमारे स्कूल प्रबंधन है, विद्यालय प्रबंधन है, वो क्या बेहतर तरीके से होगा? नहीं होगा। इसलिए जो है हम सभी लोग जानते हैं कि समाज एक लघु रूप है तथा समाज कई समूह का एक संगठन है। उसी प्रकार जो है विद्यालय भी एक संगठन के तौर पर कार्य करता है जहां पर विभिन्न जाति धर्म के बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते आते हैं, भेदभाव नहीं होता है। समझ गए? यहां देखिएगा, अतः विद्यालय भी एक संगठन है जिसके अंतर्गत शिक्षक जो होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, छात्र छात्राएं, कर्मचारी आदि आते हैं। साथ ही साथ जो है कई भौतिक वस्तु जैसे विद्यालय भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला आदि जो है इसका हिस्सा है। यानी विद्यालय संगठन भी जो होता है, मैनेजमेंट होता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र और कर्मचारी का होता है। और विद्यालय जो होता है उसमें भौतिक वस्तुएं जैसे आपका विद्यालय भवन, आपका खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला आदि जो है इसका हिस्सा है। और ये सभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं भौतिक वस्तुएं जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, विद्यालय भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, ये सभी चीजों को चलाने के लिए और विद्यालय को चलाने के लिए हमें जो है प्रबंधन की आवश्यकता होती है, विद्यालय मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, जिसकी देख रेख जो होता है वह प्रधानाध्यापक करता है। और अगर किसी भी विद्यालय में अगर मैनेजमेंट अगर बेहतर नहीं हो तो वह स्कूल चलाना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा। इसलिए हमें जरूरी है विद्यालय प्रबंधन। यहां देखिएगा, विद्यालय संगठन केवल इन सब का समूह ही नहीं अपितु इन सभी तत्वों के मध्य जो है संबंध स्थापित करता है ताकि विद्यालय सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और बच्चे को बेहतर भविष्य बनाया जा सके। यानी कि जो आप यहाँ देखें, विद्यालय भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, ये सभी जो आपके समूह है, ये सभी समूहों को जो है सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है ताकि जो है बेहतर तरीके से जो है बच्चे शिक्षा को प्राप्त कर सके और विद्यालय जो है सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। इसलिए हमें स्कूल मैनेजमेंट यानी विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। विद्यालय प्रबंधन के माध्यम से ही जो है हम विद्यालय को सुचारू रूप से चला सकते हैं और बेहतर तरीके से रन करा सकते हैं और कठिनाइयों, समस्याओं को समझते हुए निदान तक जा सकते हैं और बेहतर स्कूल को जो है ला सकते हैं, बेहतर स्कूल को बना सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों के भविष्य को भी जो है बेहतर बनाया जा सकता है, वह केवल स्कूल मैनेजमेंट के तौर पर। अब स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है सभी संसाधनों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ जो परेशानी है, जो दुख है, जो समस्या है, वह सभी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ा जाता है। समझ गए? यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? चलिए, थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए थोड़ा तेजी चलेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो।
यहां देखिएगा, एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार, टीपी वर्गीय के अनुसार, ये समझिएगा, टीपी वर्गीय के अनुसार जो है आपका विद्यालय संगठन का वह प्रमुख आधार उचित वर्गीकरण तथा श्रम उचित विभाजन है। शिक्षकों का कक्षा का कमरे के साथ, छात्रों का विषयों के साथ और शिक्षक विधियों के साथ समायोजन होने, उचित समय विभाजन होना आदि ही विद्यालय संगठन का स्वरूप देने में सहायता है। यानी कि जो विद्यालय का प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, समझ गए, जो स्कूल मैनेजमेंट है, इसका कार्य क्या है? यानी कि जो आपका शिक्षक का कक्षा कक्ष है उसके साथ, यानी कि स्कूल का जो आपका विद्यालय है, यह विद्यालय में जो भी समस्या है उस समस्या को क्या करना? दूर करना, ताकि बेहतर तरीके से जो आपका विद्यालय है वह क्या हो सके? रन कर सके यानी कि चल सके। तो इसलिए जरूरी होता है। साथ ही साथ जो है छात्रों का विषयों के साथ और शिक्षण विधियों के साथ समायोजन होना, उचित विभाजन और विद्यालय को संचालित या संगठित रूप से सहायता देने में जो है विद्यालय प्रबंधन जो है काफी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। क्लियर यहां तक? किन्हीं को दिक्कत, दुख, दर्द, समस्या, परेशानी नहीं तो है? चलिए अब हम लोग जो है विद्यालय संगठन के उद्देश्य के ऊपर बात करेंगे कि आखिर आपका जो विद्यालय संगठन था, समझ गए, विद्यालय जो है एक संगठन के तौर पर कार्य करता है, उसका उद्देश्य क्या है समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका है सीखने और सिखाने के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना। यानी जो ये विद्यालय होता है, जो ये हमारा विद्यालय है, यह जो है क्या करता है बताइए? यह जो है आपका विद्यालय संगठन जो होता है एक संगठन के रूप में कार्य करता है। तो उसका उद्देश्य क्या है? विद्यालय जो है संगठन के रूप में कार्य करता है, तो वह जो होता है समाज के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, भविष्य के जो है तैयार करता है, बच्चों के भावी विकास में मदद करता है, सार्वजनिक विकास करता है और साथ ही साथ जो है उचित वातावरण प्रदान करता है, जिससे बच्चे जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। अगला यहाँ पर है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करता है। अगला है छात्रों में सामुदायिक भावना का विकास करता है। अगला है समाज के लिए त्याग करने वाली नागरिकों को निर्माण करता है। प्रत्येक छात्रों के कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। अगला है छात्रों में, यहाँ पर समझिएगा, छात्रों में सहयोगात्मक ढंग से कार्य करने की आदत डालता है, एक दूसरे की मदद करने की क्षमता को विकसित करता है। ये सभी आपका जो है उद्देश्य है। नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं अगले बिंदु के ऊपर। तो यहां पर देखिएगा, अगला यहां पर आपका क्या है? 7 नंबर, छात्रों में स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। अगला है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराता है तथा समाज में उत्तरदायित्व का भावना विकसित करता है। यानी कि जो ये आपका विद्यालय प्रबंधन है या विद्यालय आपका संगठन है, यह एक बेहतर कार्य करता है, जो कि बालकों को जो है बेहतर तरीके से जो है विकास करने के कार्य को करता है। जैसे कि आपने देखा इतने सारे टर्म, यहां भी देख लीजिए, बच्चों में या छात्रों में स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है, समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास करता है, अपनी संस्कृति धरोहर से परिचित कराता है, समाज में जो है समाज के प्रति उत्तरदायित्व बनाता है। समझ गए? छात्रों में जनतीय आदर्शों के प्रति आस्था उत्पन्न करता है तथा जनतीय जीवन पद्धति अपनाने का अभ्यास कराता है। छात्रों के शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देश देता है, उसके भावी और मतलब जीवन का निर्माण करता है। छात्रों के शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्यों को भी विकास करता है। ये सभी कारक जो है, ये सभी आपका जो है क्या है? उद्देश्य है किसका? विद्यालय प्रबंधन का, विद्यालय जो है आपका संगठन का। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं और विद्यालय संगठन की विशेषता के ऊपर बात करते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ पर समझिएगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। जो ये आपका विद्यालय होता है, यानी विद्यालय का प्रबंधन बात कर ले या विद्यालय का जो है आपका जो है संगठन बात कर ले, ये सभी चीजों का क्या काम है? एक विद्यालय जो होता है बच्चों के लिए क्या करता है? उसका जो है सबसे पहले सर्वांगीण विकास करता है, उसको भविष्य बनाता है। समझ गए? समझिएगा, सर्वांगीण विकास करता है। दूसरा बिंदु यहाँ पर देखिए, दूसरा बिंदु यहाँ पर बोला गया है समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है, बालकों में आपस में आपके पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित करता है। ये सभी कौन करता है? विद्यालय ही करता है। अगला यहाँ पर आपका बिंदु है बच्चों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करता है, बच्चे में लोकतांत्रिक भावना का विकास करता है। अगला है बच्चों की रचनात्मक क्षमता का विकास करता है, बच्चों में क्या करता है? क्रिएटिविटी थिंकिंग जो है डेवलप करता है। तो ये सभी टर्म जो है आपके क्या है? विद्यालय संगठन की विशेषता है। क्लियर यहां तक? किन्हीं को दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले हम बिंदु की बात करते हैं। तो अगला यहाँ पर आपका बिंदु है कि
अब यहाँ पर समझिएगा कि विद्यालय संगठन के कार्य अपना क्षेत्र, समझ गए। अब इसके हम कार्य और अपना क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, विद्यालय बच्चों को लोकतांत्रिक समाज की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का केंद्र है। इसके कार्य और क्षेत्र जो है इस प्रकार है, यानी कि इसका कार्य और क्षेत्र जो है बहुत सारे हैं। जैसे हम समझेंगे, जैसे यहाँ पर बोला गया है विद्यालय संगठन के कार्य और अपना क्षेत्र, यानी कि विद्यालय जो है इसका आपका कार्य क्या है और इसका क्षेत्र क्या है, ये सभी चीजों को हम समझेंगे। एक एक करके जो है सारे बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका है कि विद्यालय पाठ्यचर्या का निर्माण। आप सभी लोगों को मालूम है कि विद्यालय जो होता है बच्चों के अनुरूप पाठ्यचर्या का निर्माण करता है, ताकि बच्चे जो है बेहतर तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर सके, शिक्षा को प्राप्त कर सके। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि विद्यालय जो होता है आसपास के जो ग्रामीण इलाके के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके अनुरूप जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके अनुरूप वो जो चाहते हैं उनके अनुरूप जो है वो क्या करते हैं, पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। सिलेबस, यानी सिलेबस की बात कर ले, कैरिकुलम की बात कर ले, अदर एक्टिविटी की बात कर ले, ये सभी चीजों का निर्माण करते हैं। जैसे कि देखिए, पाठ्यचर्या का निर्माण जो है समाज की आवश्यकताओं अनुसार किया जाना चाहिए, ताकि मूल्य, नियम, परंपराओं आदि का हस्तांतरण जो होता है मतलब भावी पीढ़ी को उचित माध्यम से हो सके। यानी कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपका एनईपी अगर आया है 2020, एनईपी 2020 आया है, या एनसीएफ, अब हम एनसीएफ की बात कर ले, 2005 की बात कर ले, तो ये सभी क्या बोलता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को जो है मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, बच्चों को बाल केंद्रित पढ़ाना चाहिए। तो बालक के जो है समाज को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण कैसे करना चाहिए, समाज की आवश्यकता और अवधारणाओं के अनुसार करना चाहिए। यानी कि समाज में उस चीज की क्या जरूरत है, कौन सी चीज की जरूरत है, हमें उसी चीज को जो है पढ़ाना चाहिए, ताकि आगे चलकर उस क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़ सके और समाज का विकास बेहतर तरीके से हो सके। समझ गए। अगला यहाँ पर है कार्य विभाजन की हम बात कर लें। जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि विद्यालय को चलाने के लिए हमें जिस प्रकार पाठ्यचर्या का निर्माण करना पड़ता है, यानी कि सिलेबस को एक मालूम करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जो है हम सभी लोगों को कार्य विभाजन की भी बात चलना चाहिए। मान लें कि एक विद्यालय है, ये हमारा क्या है, ये हमारा विद्यालय है, तो इसको चलाने के लिए कार्य विभाजन बहुत जरूरी है, तो ही ना पता चलेगा कि इसका क्या कार्य है। अब मान ले कि जो चपरासी है, जो घंटी बजाने वाला है, उसको पढ़ाने के लिए भेज दे, और जो शिक्षक है उसको गेट मैन बना दे, तो क्या ये उचित है? नहीं ना उचित है। सबकी अपनी कार्यशैली अलग है, सबकी क्षमता अलग है। तो जिस प्रकार जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता है, मतलब कार्य क्षमता है, उसे उसी प्रकार की कार्य दिया जाए, तभी जाकर जो है हमारा जो है क्या होगा, कार्य विभाजन सफल होगा और एक बेहतर जो है विद्यालय प्रबंधन की तौर पर हम कार्य को करेंगे। जैसे कि देखिए, विद्यालय एक संगठन है जहां कई लोग होते हैं, अतः उन मध्य कार्य विभाजन आवश्यक है, मतलब उनके मध्य जो है कार्य विभाजन आवश्यक है, ताकि यह सुचारू रूप से संचालित हो सके। तथा शिक्षक, शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, छात्र और कर्मचारी का कार्य जो है क्या होता है, विभाजन होता है कि शिक्षक का कार्य क्या है, कर्मचारी का कार्य क्या है, और जो भी है मतलब विभाजन हो सके तथा किसी को दिक्कत नहीं हो। यानी कि जिसका जो कार्य है वह कार्य करे और बेहतर तरीके से जो है स्कूल को रन करे, स्कूल को चलाए। समझ गए? यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? बताइएगा मुझे, यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? बताइएगा। चलिए हम यहां पर समझते हैं अगला तीसरा बिंदु कि पाठ्य सहायक की क्रियाएं, यानी कि पाठ्य सहायक, यहां पर सहायक लिख लीजिएगा, क्रियाएं, यानी पाठ्य सहायक क्रियाएं कहने का मतलब है कि पाठ्य को पढ़ाने के दौरान जो हमें सामग्री मतलब मदद करती है पढ़ाने के दौरान, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो जब भी हमारा कोई विद्यालय है, वहां पर जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उसमें जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी शामिल होगी, तभी जाकर हम बच्चों को बेहतर तरीके से बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य जो है सिर्फ मानसिक विकास से नहीं है, बल्कि शारीरिक विकास से भी है। अतः पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेल कूद, नृत्य, गायन, नाटक, शैक्षिक भ्रमण आदि का आयोजन भी जो है अति आवश्यक है, ताकि बालक को बेहतर तरीके से समझाया जा सके और बेहतर तरीके से जो है क्या करे, समझाया जा सके और उसका विकास किया जा सके, उसका विकास किया जा सके। ये सभी चीजें आप लिख सकते हैं, उसका विकास किया जा सके। समझ गए? क्लियर है यहां तक? इसलिए जो है आपके पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत जरूरी है। जैसे मान लें कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन यही चीजें मैं आपको रियल लाइफ कनेक्टेड करके एग्जांपल दूं, एक्टिविटी कराऊं, नाटक कराऊं, रोल प्ले कराऊं, तरह तरह के भ्रमण कराऊं, तो बच्चे समझेंगे, तो ये बेहतर होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को हमें जो है खेल कूद के माध्यम से नृत्य, गाने, गायक, यहाँ पर गाठन लिखा गया है, गायन होगा, गायन, नाटक, शैक्षिक भ्रमण आदि का आयोजन करते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से समझे और बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं हो। क्लियर है यहां तक?
चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझिएगा, यहां पर आपका क्या है, यहां पर चौथा नंबर आपका बिंदु है कि विद्यालय के भौतिक संसाधन। जैसे कि आपका विद्यालय का जो भौतिक संसाधन होता है, ये भी जो है बच्चों के शिक्षण जो आपके कार्य होते हैं उसमें बेहतर रोल भूमिका अदा करते हैं और विद्यालय को संगठन जो चलाने की जो आपकी आवश्यक तत्व है उसमें भी काफी महत्वपूर्ण अदा करता है भूमिका। जैसे देखिए विद्यालय के भौतिक संसाधन जैसे बेंच हो गए, टेबल हो गए, कुर्सी हो गए, भवन की मरम्मत, कक्षा की देखभाल, प्रयोगशाला की देखभाल आदि करनी चाहिए। यानी कि अगर हमें बेहतर शिक्षण प्रबंधन को लागू करना है हमारे अपने स्कूल में, तो वहां के लिए जो है कुर्सी, टेबल, भवन का मरम्मत, कक्षा का प्रयोगशाला की देखरेख, यानी कि विद्यालय के भौतिक संसाधनों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जितना अच्छा आपके पास संसाधन होगा उतना बेहतर तरीके से आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। और विद्यालय का जो हमारा भौतिक संसाधन है अगर वही खराब हो तो क्या हम बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमें यह निर्णय करना है कि हमें जो है विद्यालय का जो हमारी भौतिक संसाधन है वो इतना बेहतर हो कि हम बालक को जो है तरह तरह की जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हो, टीएलएम के प्रयोग के माध्यम से, अदर एक्टिविटी के माध्यम से, रोल प्ले, गेम, नाटक आदि के माध्यम से बच्चों को हम बेहतर तरीके से कंसेप्ट को जो है समझा सके। क्लियर है? आगे यहां पर देखिएगा वित्त व्यवस्था, यानी कि एक विद्यालय को चलाने के लिए, बेहतर करने के लिए वित्त व्यवस्था होना अति आवश्यक है। अगर वित्त व्यवस्था नहीं होगा तो कोई भी विद्यालय नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर शिक्षक है, कर्मचारी है, प्रधानाध्यापक है और बहुत सारे वहां पर वर्कर्स है जो विद्यालय में काम करते हैं, अगर हम उनको जो है वेतन नहीं देंगे तो क्या वो फ्री में काम करेंगे? सभी को जीवन जीने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर है, उनके भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उन सभी प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए इसकी जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो जब तक हमारे विद्यालय में वित्त व्यवस्था बेहतर तरीके से नहीं होगा तब तक हमारा विद्यालय जो है बेहतर तरीके से नहीं चलेगा। मान लेंगे कोई शिक्षक को पेमेंट रोक दिया जाए तो क्या वो कल होकर पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। ठीक उसी प्रकार किसी कर्मचारी का वेतन काट लिया जाए तो क्या वो कल होकर काम करेगा? नहीं करेगा। गार्ड के काट लेंगे तो कल वो भाग जाएगा, नहीं गार्डिंग करेगा। ये सभी कारण है, समझ गए? इसलिए हमें वित्त व्यवस्था को भी बेहतर करना होगा। जैसे देखिए विद्यालय की व्यवस्था का संचालित करने के लिए आर्थिक वित्त व्यवस्था करना, ताकि स्कूल के कार्य करने वाले किसी कर्मचारी को दिक्कत नहीं हो, सभी को सही वेतन मिले और सभी लोग जो है खुश मिजाज होकर कार्य को करें, तभी जाकर जो हमारा विद्यालय जो है बेहतर चलेगा और हमारा विद्यालय जो प्रबंधन है, जो विद्यालय संगठन है वो बेहतर तौर पर रन करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देखिएगा तो आगे यहां पर जो है 6 नंबर बिंदु बोल रहा है कि छात्र, अभिभावक व शिक्षक का संबंध। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि बेहतर शिक्षण प्रक्रिया को चलाने के लिए या बेहतर स्कूल को रन कराने के लिए हमें जो है छात्र, अभिभावक और शिक्षक के भावनाओं को समझना चाहिए, तभी जाकर जो है बेहतर विद्यालय और विद्यालय प्रबंधन पर ध्यान दे सकते हैं। नहीं तो अगर मान लें कि हम किसी शिक्षक और किसी बच्चों की बातों को नहीं समझे तो क्या बेहतर तरीके से होगा? नहीं होगा। तो हमें जो है शिक्षक, अभिभावक और छात्र की बातों को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि देखिए छात्र, अभिभावक व शिक्षकों के मध्य मधुर संबंध होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बता सके और सुलझा सके। क्लियर है? अगला यहाँ पर है खेल का मैदान हो, पुस्तकालय हो, ऑडिटोरियम हो, खेल जो है सामग्री हो, पानी, बिजली सुविधा, शौचालय आदि का सुविधा हो। ये सभी चीजें होगी तभी जो है जाकर विद्यालय, तभी जाकर जो हमारा विद्यालय है, तभी जाकर जो है विद्यालय प्रबंधन क्या होगा? बेहतर होगा। ये सभी आपके क्या है? ये सभी आपके सपोर्टिव काम करने वाले पॉइंट है। क्लियर है? यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? बताइएगा, यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम यहां पर जानेंगे विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा की बात कर ली, यानी विद्यालय मैनेजमेंट जो है उसका कंसेप्ट समझ ले। इसके पहले हमने विद्यालय संगठन के ऊपर काम कर रहे थे, अब हम जो है विद्यालय प्रबंधन के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर प्रबंधन क्या होता है, यानी मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रबंधन की अवधारणा यहाँ पर बता रहा है। प्रबंधन कहने का मतलब होता है कि मैनेजमेंट। हम सभी लोग जानते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जो है मैनेजमेंट आनी चाहिए, तभी जाकर जो है वो हमारा कार्य जो है सफल होगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे। समझ गए? तो यहाँ पर देखिएगा प्रबंधन का अर्थ जो होता है व्यवस्थित रूप से कार्य करना, इसके कार्यशैली में गति आती है, संसाधनों का तीव्रता पूर्ण उपयोग होता है तथा उद्देश्य की पूर्ति सहजता से हो जाती है। यानी कि हम प्रबंधन की बात कर ले, जहां भी हम बात करेंगे प्रबंधन की, तो प्रबंधन के माध्यम से क्या होता है? व्यवस्थित तरीके से, यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं व्यवस्थित तरीके से। ये व्यवस्थित तरीके से यानी सुचारू रूप से जो है क्या होता है?
व्यवस्थित तरीके से जो है कार्य करते हैं, कार्य हमारा संपन्न होता है और जिस चीज की हमें प्राप्ति चाहिए वह चीज हमें मिलती है, उसी को हम लोग प्रबंधन कहते हैं। यानी प्रबंधन कहने का मतलब है कि जब हम कोई कार्य को करने के तौर तरीकों को जानते हैं और उसी तौर तरीके के माध्यम से करते हैं बिना कोई गलती किए, जब हमारी कार्य का उद्देश्य मुझे प्राप्त हो जाता है, उसी को हम लोग प्रबंधन कहते हैं। ठीक वही बातें यहाँ पर लिखा गया है। प्रबंधन का अर्थ जो है व्यवस्थित रूप से कार्य करना, इससे कार्य प्रणाली में गति आती है। जब आप कोई चीज को जो है सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा ना, तो आप कोई भी कार्य को जो है सफल तरीके से कर सकते हैं और वो कार्य में जो है प्रगति आएगी और संसाधनों का मित व्यवस्था पूर्ण उपयोग होता है। यानी कि जो संसाधन है उस कार्य को करने के लिए उसका मित्र की तरह जो है प्रयोग होता है तथा उद्देश्य की पूर्ति जो होता है सहजता पूर्वक हो जाती है। जो हमें उद्देश्य की पूर्ति चाहिए वो हमें सहजता पूर्वक हो जाती है। ये सभी जो है आपका क्या है, ये सभी आपका जो है प्रबंधन का अवधारणा, इसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा। ये देखिएगा, यहां समझिएगा कि आखिर विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा क्या होता है, यानी कि विद्यालय मैनेजमेंट किसे कहते हैं। बाकी मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको बताया है, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल कर दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। तो यहाँ पर देखिएगा, विद्यालय प्रबंधन एक विशिष्ट जो है प्रक्रिया है, यानी एक विशिष्ट प्रक्रिया है स्कूल चलाने के लिए, जिसका अर्थ जो होता है विद्यालय के मानवीय एवं आपके जो है भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तन करना जिसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति हो और सही तरीके से और नियमित तरीके से कार्य किया जा सके। यानी कि हम विद्यालय में जानते हैं कि बहुत सारे कार्य होते हैं और सभी कार्य करने के लिए हमें जो है उस कार्यों के जो है नियम पूर्वक कार्य करना होगा, तभी जाकर जो है हमें उस कार्य का उद्देश्य मिलेगा, हमें वो कार्य जो है सफल नजर आएगा। ठीक उसी प्रकार जो है विद्यालय मैनेजमेंट भी जो होता है अपना कार्य जो होता है नियम कानून को नजर रखते हुए ही करता है, तभी जाकर जो है विद्यालय प्रबंधन जो उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है वह प्राप्त होता है। वही बातें यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपका विद्यालय में मानवीय और भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित करता है जिसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति होती है और सही तरीके से नियमित तरीके से कार्य किया जाता है, उसी को हम लोग विद्यालय प्रबंधन का अवधारणा बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, विद्यालय प्रबंधन हेतु विद्यालय प्रबंधन का सहयोग करना, प्रबंधन छात्रों का अभिभावकों के बीच सामंजस्य स्थापित करना एवं प्रबंधन के छात्रों व अभिभावकों के हित में रक्षा करना, ये इसका कार्य है। यानी कि जो प्रबंधन होता है, जो आपका स्कूल मैनेजमेंट होता है, वह किसके लिए कार्य करता है। जो आपका स्कूल मैनेजमेंट होता है वो किसके लिए कार्य करता है, तो वो जो होता है अपने स्कूल के बेहतर बच्चों के लिए कार्य करता है, यानी कि स्कूल के बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए कार्य करता है और विद्यालय से जुड़े हुए सभी संबंधित चीजों के ऊपर जो है ध्यान रखता है, जो कमी है उसको पूरा करता है। इसी को हम लोग विद्यालय संगठन की अवधारणा कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि विद्यालय संगठन की आवश्यकता का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर बिंदु है कि विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा तथा अर्थ क्या है। अब इसका अवधारणा क्या है और इसका अर्थ क्या है ये समझिएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि विद्यालय प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका कार्य जो है विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित करना है जिसके द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति हो और इस प्रकार से कार्य किया जा सके जिसके लिए प्रबंधन किया जाए, जैसे अर्थात शिक्षकों के लिए उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो सके तथा जो कार्य कर रहे हैं उन्हें उचित नैतिक स्तर बनाए रखे और उत्तरदायित्व निभाने की भावना बने। ये इसी को हम लोग बोलते हैं अवधारणा और उसका अर्थ है। यानी कि जो विद्यालय में चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो बच्चों की चीजें जरूरत है वह चीजों को प्राप्ति हो और जो भी चीजें कमी है, जो उद्देश्य की हमें जरूरत है वह उद्देश्य हमें प्राप्ति हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जो है विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से आपका जो है प्रश्न आएगा ही आएगा। ये एग्जाम में आपका प्रश्न यहां से पूछेगा कि जो आपका विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत है वो क्या है। अब हम विद्यालय प्रबंधन के जो है प्रिंसिपल की बात करेंगे, एक एक करके हम सभी टर्मों को समझेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। पहले यहाँ पर समझ लीजिएगा कार्य विभाजन का सिद्धांत। जैसे कि मैं आपको एक लाइन बता दूं, हर विद्यालय में जो है कार्य विभाजन का सिद्धांत होता है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य जो है विभाजन किया रहता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। अगला यहाँ पर है अधिकार एवं दायित्वों का सिद्धांत। प्रत्येक स्कूल में जो है कोई एक मालिक होता है जो कि अधिकार और उसी को दायित्व देना पड़ता है। अगला यहाँ पर है अनुशासन का सिद्धांत। हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर हम स्कूल को बेहतर करना चाहते हैं, विद्यालय को बेहतर चलाना चाहते हैं तो अनुशासन का पालन होना बेहद जरूरी है, तभी जाकर जो है हमारा विद्यालय जो है बेहतर चलेगा, नहीं तो हमारा दिक्कत आएगी। अगला यहाँ पर है आदेश की एकता का सिद्धांत, यानी कि जो आदेश जारी किया जाए विद्यालय में उसको सभी को क्या हो, सहमति हो, आदेश में एकता हो। समझ गया? अगला है निर्देशन की एकता का सिद्धांत, यानी कि जो निर्देश दिया जाए प्रिंसिपल के द्वारा
वो सभी के लिए हो, वहां पर भी एकता हो, वहां ये ना हो कि टूट हो तो दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए कि 10 टीचर राजी है और 10 टीचर नहीं राजी है, वैसा नहीं, जो भी कार्य करे वह सभी की सहमति हो। अगला है कर्मचारियों की परिश्रमिक, यानी कि जो कर्मचारी है उनकी परिश्रमिक जो है विभाजन हो और उनको सही समय पर जो है पैसा मिले, सारी सुविधाएं उनको दी जाए ताकि उनको दिक्कत परेशानी नहीं हो और वो अपने काम को बेहतर तरीके से करे। समझ गए? आगे हम बढ़ते हैं, और भी सारे बिंदु है तो समझिएगा। यहाँ पर अगला देख लीजिए, एक और यहाँ पर बिंदु आपका क्या है कि समन्वय का सिद्धांत हो, यानी कि सभी लोग साथ मिलकर काम करें बेहतर तरीके से और किसी तरह की कोई दिक्कत विक्कत नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं। समझ गए? अब एक एक करके हम सिद्धांत को समझेंगे। जो मैंने अभी आपको सिद्धांत बताया है उसको एक एक करके हम लोग समझेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। पहला हमने यहाँ पर आपको बताया है कार्य विभाजन का सिद्धांत। अब कार्य विभाजन का सिद्धांत में हमने बताया है कि विद्यालय में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोगों का कार्य जो है विभाजन है। अगर कर्मचारी है तो उसका काम अलग है, किसी का पेमेंट लेना है, किसी को देख रेख करना है, किसी को गार्डिंग करना है, किसी को पढ़ाना है, शिक्षक है, प्रिंसिपल है, सफाई कर्मी है, सभी का अलग अलग अपना काम है। वही बात यहाँ पर है, देखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम आवश्यक क्रियाओं पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए, तत्पश्चात वर्गीकरण होना चाहिए और शिक्षक कर्मचारियों में उनकी योग्यता और कुशलता के अनुसार जो है कार्य का विभाजन हो सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिससे कार्य उचित समय पर हो और आवश्यकता जो है संपादित हो सके। यानी कि जो भी विद्यालय में प्रबंधन वाले कार्य कर रहे हैं या जो भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, उनका क्या महत्व है, क्या कार्य है और वो किसमें सक्षम है, किसमें योग्यता और उनकी कुशलता है, उनकी योग्यता और कुशलता के अनुसार जो है उनको क्या किया जाए, विभाजन किया जाए। समझ गया? मान लीजिए कोई शिक्षक है, उनको इंग्लिश पढ़ाना अच्छा लगता है और उनको हिंदी दे दिया जाए तो क्या वो पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनकी कार्य क्षमता, उनकी कुशलता और उनके जो है योग्यता के आधार पर जो है उनको क्या किया जाए, कार्य विभाजन किया जाए। ये पहला आपका सिद्धांत था। समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है आपको? दिक्कत तो नहीं है किन्हीं को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम यहां पर दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं आपको, ये देखिए दूसरा आपका बिंदु है, ये आपका दूसरा सिद्धांत है अधिकार और दायित्वों का सिद्धांत। यानी कि विद्यालय, जो ये आपका विद्यालय होता है, इसमें आपका अधिकार हो, इसमें अधिकार जो हो वह किसके पास हो, किसी एक के पास हो, यानी कि एक के पास हो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिकार जो है विद्यालय में प्रिंसिपल के पास होता है या डायरेक्टर के पास होता है, लेकिन अगर एक ही विद्यालय में 4 या 5 लोगों के पास अधिकार प्राप्त होगा तो क्या ये विद्यालय चलेगा? कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए बोला गया। समझ गए? ये देखिए, प्रत्येक प्रबंधन भार आरक्षण करते समय यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की मतलब करने की दायित्व सौंपा जाए तो वह कार्य को सुनिश्चित निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकार भी दिए जाने चाहिए। यानी कि अधिकार और दायित्व, यानी कि किसी के ऊपर जो है कार्य दिया गया है तो उस कार्य को करने के लिए उसे अधिकार भी दिया जाए और साथ ही साथ विद्यालय में अधिकार जो है किसी एक के पास हो। मेन अधिकार, जो आपका मेन अधिकार होता है वह किसी एक के पास हो। और अगर मैंने किसी को कार्य करने के लिए दिया कि तुम एक दिन के लिए प्रिंसिपल हो, तो मैंने बोला कि तुम प्रिंसिपल हो, तो ये प्रिंसिपल का जो अधिकार होता है उसे हमको देना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से उसका यूटिलाइज कर सके और उसका प्रयोग कर सके। समझ गए? ऐसा नहीं कि नहीं दे। मान ली कि मैंने आपको कार्य दे दिया कि तुम इस चौकी के मालिक हो और मालिक होने का तुम्हें दर्जा नहीं दिया, अधिकार ही नहीं दिया, कुछ करेगा नहीं, बस नाम के लिए, तो वैसा नहीं। मान ली कि मैंने किसी शिक्षक को बोला कि आप एक दिन के लिए प्रिंसिपल है, तो उसको प्रिंसिपल का जो महत्व होता है, जो उसका पावर होता है, सत्ता होता है, उसको दे। देखिए, क्योंकि बिना अधिकार के कोई भी विद्यालय कर्मचारी कुशलता पूर्वक अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं करेगा। मान ली कि मैंने बोल दिया कि तुम आज के लिए प्रिंसिपल हो और उसको अधिकार ही नहीं दिया, तो क्या वो बेहतर तरीके से कार्य करेगा? नहीं करेगा। वो बोलेगा कि यूं ही बना दिए गए हैं, एक दिन के लिए बन जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप उसको अधिकार दीजिएगा तो वो अधिकार का यूटिलाइज करके वो बच्चों को बताएगा, दिखाएगा कि हाँ मैं एक दिन के लिए प्रिंसिपल हूं, मैं ये कार्य कर रहा हूं। यहां पर ये बातें होती है। क्लियर है? इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं सिद्धांत। समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा अगला अनुशासन का सिद्धांत विशेष, ये काफी महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय को चलाने के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है, या किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जो है अनुशासन बेहद जरूरी है। अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो कोई भी कार्य जो है बेहतर तरीके से नहीं होगा। तो यहां पर देखिएगा, विद्यालय में अनुशासन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सुचारू रूप से संचालन के लिए विद्यालय कर्मचारी में अनुशासन पर बल दिया जाना चाहिए तथा अनुशासन
तोड़ने पर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अनुशासन से ही जो है रहकर या अनुशासन में ही रहकर लोग जो है बेहतर तरीके से कार्य को करते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी कार्य करेगा, अगर वो अनुशासन को नहीं मानता है और नहीं फॉलो करता है तो वह कार्य जो है बेहतर तरीके से नहीं होगा, वह कार्य में जो है बाधा उत्पन्न हो जाएगी। समझ रहे हैं? थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए, मैं आ गया हूं, पानी पी लिया थोड़ा सा, क्योंकि गला जो होता है बैठ जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी मेरी आवाज क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें समझ में आ गया, अनुशासन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला यहां पर आपका जो है आदेश व निर्देशन की एकता का सिद्धांत है। यानी कि जब विद्यालय में समस्त आदेश जो है एक ही सर्वोच्च अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं तो इसके लाभ होते हैं कि कर्मचारी एक ही अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होता है और प्रशिक्षण का जो क्रियान्वयन होता है सफल पूर्वक हो पाता है। अब मैंने यही बोला था कि आदेश वो जो निर्देश होता है ना, प्रिंसिपल लागू करता है। अब मान ले कि सबको अधिकार मिल गया कि आप जो भी आदेश दीजिएगा उसको लागू कर दिया जाएगा, तो क्या वो विद्यालय बेहतर तरीके से चलेगा? नहीं चलेगा। प्रिंसिपल बोलेगा वही कार्य होता है। तो किसी के पास जो अधिकार होता ना, एक ही के पास होना जरूरी है। यानी कि विद्यालय के समस्त आदेश एक ही सर्वोच्च अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इससे लाभ यह होता है कि कर्मचारी जो होता है उनका सम्मान करता है और वह सम्मान जो होता है प्रशिक्षण की क्रियान्वयन में सफलतापूर्वक आपको देखने को मिलता है। अब मान ले कि मैं भी बोल दिया कि कल स्कूल बंद है, कोई और बोल दिया कि कल स्कूल खुला है, फिर कोई बोल दिया कि नहीं कल आधा टाइम खुला हुआ है, तो इस तरह की जो गतिविधि होती है ना, खराब कर देती है विद्यालय को। समझ गए? आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी कि विद्यालय कर्मचारियों का पारिश्रमिक दर या वेतन का उचित व संतोषप्रिय वितरण होना चाहिए, ताकि सारे कर्मचारी क्या हो, संतुष्ट रहे और सभी कार्य जो है बेहतर तरीके से करें। यानी कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि कर्मचारियों को जो है उनकी मतलब पारिश्रमिक यानी उनके जो है मेहनत के जो रेशियो है उसके अनुसार उनको पैसा देना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ताकि वो कर्मचारी जो है संतुष्ट हो और वो बेहतर तरीके से अपने कार्य को निर्वहन करे। और जब कर्मचारी अपने बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे ना कर्तव्य को, तो आपका विद्यालय प्रबंधन या विद्यालय जो संगठन है वो बेहतर तरीके से उभरेगा, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझते हैं। यहां पर एक और आपका जो है यहां पर ये देख लीजिएगा, देखिए समन्वय का सिद्धांत, यानी भौतिक संसाधनों में विद्यालय भवन, कक्ष, कक्षा, पुस्तकालय, मानवीय संसाधन जैसे खेल का मैदान, शिक्षक, शिक्षिका, प्रधानाध्यापक, बच्चे, कर्मचारी आदि के सहयोगात्मक जो है समन्वय का संबंध जो है स्थापित किया जाना चाहिए। मतलब कि सभी के बीच जो है संबंध जो है स्थापित किया जाना चाहिए, तभी जो है बेहतर तरीके से आपका विद्यालय चलेगा और बेहतर तरीके से जो है विद्यालय प्रबंधन को मैनेज कर सकते हैं। यानी आपके विद्यालय में भवन, कक्षा, कक्ष, पुस्तकालय, नवीन संसाधन जैसे खेल के मैदान इत्यादि, टीएलएम हो इत्यादि, शैक्षणिक जो सहयोग कार्य की सामग्री होती है वो हो, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, बच्चे, कर्मचारी आदि का जो रोल हो क्या हो, सहयोगात्मक हो, यानी कि सभी जो है सहयोग करने वाले हो। ऐसा नहीं कि डांट के भगा दे, तो ऐसे गलत हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए यहां तक क्लियर है ना, कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आगे जो है विद्यालय की विशेषता की बात करेंगे। अब इसको बताने की क्या जरूरत है बताइए, फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक विद्यालय की विशेषता क्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं, तो एक एक करके हम समझते हैं। तो यहां पर देखिएगा, विद्यालय समाज के द्वारा निर्मित संस्था है। जो ये हमारा विद्यालय है, जो हमारा ये विद्यालय है, किसकी संस्था है? ये समाज है। समाज से जो है, समाज ने जो है विद्यालय को बनाया है और विद्यालय से अपेक्षा करता है कि वो बच्चों को जो है बेहतर भविष्य बनाए, ताकि समाज और देश का नाम जो है रोशन हो। पहला बिंदु। दूसरा, विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जिसमें बालकों के वांछित विकास के लिए विशिष्ट गुण, क्रियाओं तथा व्यवसाय की व्यवस्था की जाती है। यानी कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, एक वातावरण विद्यालय है जहां पर बालक जाते हैं और बालकों का जो है वांछित विकास के लिए विशिष्ट गुणों का विकास, क्रियाओं का विकास और व्यवसायों का विकास किया जाता है, ताकि बालक अपने बेहतर भविष्य को बना सके। अगला है, विद्यालय समाज का लघु रूप है जिसका उद्देश्य जो है समाज द्वारा मान्य व्यवहार एवं कार्य की शिक्षा देना है।
और यह समाज से उत्कृष्ट रूप से ही प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए, वही बातें वहां पर हो गया कि जो विद्यालय है वो समाज का लघु रूप है, छोटा रूप है, जिसका उद्देश्य क्या है, समाज द्वारा जो है मानवीय व्यवहार वो कार्य की शिक्षा देना है, यानी सामाजिक ज्ञान देना है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व बनाना है, यही सब इसका कार्य है। क्लियर है, ये सभी इसके विशेषता है। आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिएगा, आगे यहाँ पर आपका है कि विद्यालय वो स्थान है जहां संसार की महान एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। यानी कि विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहां पर संसार में पाई जाने वाली सभी चीजों के बारे में बताई जाती है। यानी वही बात है कि संसार की महान एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। अगला यहाँ पर है कि विद्यालय को बालकों के भावी जीवन को तैयार के लिए स्थापित किया जाता है, यानी कि फ्यूचर को बनाने के लिए बेहतर वहां पर कार्य किया जाता है। अगला है विद्यालय को सामुदायिक जीवन को केंद्रीय बिंदु बनाना चाहिए, यानी कि विद्यालय जो होता है सामुदायिक जीवन को क्या बनाता है, केंद्र बिंदु बनाकर जो है शिक्षा देता है, ताकि बालक जो है सामुदायिक ज्ञान को प्राप्त कर सके और बेहतर अपने जीवन को बना सके। ये इसका क्या है, इसका अपना उद्देश्य है। समझ गए। अब हम इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में बात करेंगे विद्यालय की। तो यहाँ पर देखिएगा विद्यालय की आवश्यकता और महत्व क्या है। आप सभी लोग जानते हैं बालकों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए या वातावरण के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हमें शिक्षा बहुत जरूरी है, विद्यालय बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पहला देखिएगा परिवार तथा विश्व को जोड़ने वाली कड़ी है। विद्यालय क्या है, परिवार और विश्व को जोड़ने वाली कड़ी है। जब विद्यालय में बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो परिवार के बारे में और विश्व के पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी आदि के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, वो सामंजस्य स्थापित करते हैं। दूसरा देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहायता करता है विद्यालय। हमें जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें शिक्षा चाहिए, और शिक्षा हमें कहाँ मिलता है, हमें स्कूल में मिलता है। अगला है सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन देता है। जो हमारा सामाजिक ज्ञान है, सामुदायिक जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा सामुदायिक जो है जीवन है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। अगला है विद्यालय घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमें अगर शिक्षा चाहिए तो इसके लिए हमें शिक्षक और विद्यालय की आवश्यकता होती है। यानी कि शिक्षा के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो है शिक्षक चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए प्लस जो है विद्यालय चाहिए, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा मतलब वातावरण है जहां पर जो है ज्ञान विकास करने का मतलब बेहतर होता है, और शिक्षक जो होते हैं बच्चों को सामंजस्य स्थापित कराते हैं और ज्ञान देते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे बिंदु है, समझेंगे तो यहाँ पर देखिएगा और सारे बिंदु है। यहाँ पर आपका है कि आदर्शों व विचारधाराओं का प्रचार करना। जो आदर्श है, जो विचारधारा है, उसको प्रचार करने में आपका विद्यालय मदद करता है। समाज की निरंतरता का विकास करता है, समाज का विकास जो है निरंतर करता है। अगला है प्रगति एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। कौन, विद्यालय। मतलब आपको प्रगति पर ले जाने के लिए, आपके विकास के लिए जो उपयुक्त वातावरण देता है वो कौन देता है, वो आपका विद्यालय देता है, जहां पर आपको शांतिपूर्वक बैठाकर पढ़ाया जाता है, सभी बच्चों को शामिल करके, भेदभाव खत्म करके। समझ गए। अगला है विद्यालय पारिवारिक जीवन एवं बाहरी जीवन को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी कि एजुकेशन क्या है, यानी कि आपके जो अंदरी ज्ञान है उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ता है। यह बातें आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एनईपी आपको बोला गया, एनईपी में 2020 में बोला गया है। समझ गए। या आपका एनसीएफ 2005 है, जो आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसमें भी बोला गया है कि बाहरी ज्ञान को जो है अंदरी ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ो। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि विद्यालय जो है पारिवारिक एवं बाहरी जीवन को जोड़ता है वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब विद्यालय भवन के हम जो है संसाधन के ऊपर बात करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका टर्म है, बस आपका 10 मिनट में क्लास एंड हो जाएंगे, 1 मिनट आपका पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि हम बेहतर तरीके से आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा हम बात कर रहे हैं विद्यालय भवन के संसाधन की हम बात कर रहे हैं। यानी संसाधन कहने का मतलब है कि विद्यालय भवन के संसाधन हमें क्यों जरूरी है, क्या क्या चाहिए संसाधन में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें औजार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विद्यालय भवन को चलाने के लिए हमें संसाधन की आवश्यकता होगी कि हम कैसे अपने विद्यालय को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हम विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता, अवधारणा, अर्थ और उसके उद्देश्य, उसके महत्व पर रहे, तो विद्यालय प्रबंधन कैसे बेहतर होगा, प्रबंधन में हमारा आ जाएगा ना भाई, मैनेजमेंट सॉरी हमें जो है मैनेजमेंट करना है, और मैनेजमेंट में जो चीज की कमी होगी हमें उसकी पूर्ति करनी है, और वही पूर्ति में हमारा संसाधन आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉरी इसके लिए देखिए, जो हमारा संसाधन है ना वो एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे? क्योंकि जो भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें संसाधन की आवश्यकता होती है,
और जब हमें संसाधन नहीं मिलेगा तो हम उस कार्य को बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार विद्यालय को बेहतर करने के लिए हमें शिक्षण सहायक सामग्री या बहुत सारे जो भौतिक संसाधन है उसकी आवश्यकता होती है। और अगर आवश्यकता है और हम नहीं दे पाएंगे तो हमारा विद्यालय प्रबंधन जो है क्या मैनेज होगा? नहीं होगा ना, दिक्कत परेशानी दुख दर्द रहेगा। वही बात यहाँ पर है कि हमें विद्यालय भवन के संसाधन के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए विद्यालय भवन के संसाधन विद्यालय के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यालय के संसाधन का प्रयोग करके हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं, यानी कि हम एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं। आगे यहाँ पर है भौतिक संसाधन। देखिए भवन, कक्षाएं, कार्यालय, फर्नीचर, पुस्तकालय, पुस्तकें, प्रयोगशाले, शौचालय, जल गृह उपकरण, शिक्षण सहायक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खेल सामग्री, खेल के मैदान, उद्यान आदि शामिल है। ये सभी जो टर्म आपने देखा यहाँ पर, ये सभी आपका जो है विद्यालय भवन के संसाधन में शामिल है। और हमने यहाँ पर बताया भी कि विद्यालय भवन के संसाधन विद्यालय के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यालय संसाधन का प्रयोग करके हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को यानी कि एजुकेशन को हम बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ जो है भवन, कक्षाएं, कार्यालय, फर्नीचर, पुस्तकालय, पुस्तकें, प्रयोगशालाएं, शौचालय, जल गृह उपकरण, शिक्षण सहायक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खेल सामग्री, खेल का मैदान, उद्यान आदि, ये सभी जो है आपके किसमें शामिल है? विद्यालय भवन के संसाधन में शामिल है। समझ गए? ये सभी संसाधन जो यहाँ पर मैंने अभी आपको जो ये नीचे वाला बताया ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये सभी होगा तो हम शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं, अपने विद्यालय प्रबंधन को, मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं। अब यहां पर देखिएगा अगला बिंदु यहां पर क्या है? अगला बिंदु है कि भवन का स्वरूप, चयन स्थल और वर्ग और कक्षा और छात्रावास। अब यहां पर देखिए काफी महत्वपूर्ण है, यहां पर 3 टर्म आया है। पहले आपका भवन का स्वरूप, और दूसरा स्थल चयन, और तीसरा वर्ग कक्षा, और चौथा छात्रावास। सभी इंपॉर्टेंट है, एक एक बार मैं समझा दूं, फिर जो बातें लिखी गई उसको भी समझ लीजिएगा। तो देखिए भवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जब भी हम विद्यालय बनाने का सोचते हैं, विद्यालय बनाने का सोचते हैं तो सबसे पहले ये विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? स्वरूप कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? स्ट्रक्चर तो मैं आपको बता दूं, यू शेप, एल शेप, डब्ल्यू शेप, ये जो होता है बेहतर होता है, या एम शेप। ये जो है विद्यालय का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। ज्यादातर आप विद्यालय देखिएगा तो यू शेप में रहेगा। यू शेप पाने का मतलब है कि इधर से कमरा, इधर से कमरा, और इधर से कमरा, ये प्ले ग्राउंड। एल शेप, इधर से कमरा, इधर से कमरा, ये प्ले ग्राउंड। यह वाला, यह कमरा, ये भी कमरा, इधर भी कमरा, और इधर भी कमरा, और ये प्ले ग्राउंड। इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, ये प्ले ग्राउंड। ये होता है। क्लियर? ये स्ट्रक्चर है। इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। आगे देखिए अब यहां पर स्थल चयन, यानी कि जो हमारा विद्यालय है, हमने तो स्वरूप बना लिया, अब मुझे स्थल का चयन करना है, यानी कि जगह का चयन करना है कि हम जो है विद्यालय कहां बनाएंगे। तो हमें विद्यालय कहां बनाना चाहिए? हमें विद्यालय रोड से सटे हुए बनाना चाहिए, ऐसी जमीन पर बनाना चाहिए जहां पर पानी ना आए, ऐसी जमीन पर बनाए जहां पर भूस्खलन ना हो, ऐसी जमीन पर बनाए जहां पर जो है भूकंप ज्यादा नहीं आए, मतलब कि वैसी जमीन पर बनाए, वैसी जमीन पर बनाए जहां के नजदीक जो है थाना हो, नजदीक जो है हॉस्पिटल हो, नजदीक रोड हो, आवाजाही अच्छा हो, वहां पर बनाए। समझ गए? वही बात है। देखिए वर्ग कक्षा की बात कर ले तो देखिए वर्ग कक्षा कैसा होना चाहिए? तो वर्ग कक्षा जो है बड़ा होना चाहिए, जिसमें 30 बच्चों का अनुपात आराम से बैठ जाए। वर्ग कक्षा में जो है खिड़की होना चाहिए 2-4, हवादार होना चाहिए, और कैसा लाइट की व्यवस्था हो, ये सभी चीजें हो। फिर छात्रावास की बात कर लेंगे। देखिए दूर दराज के छात्रों को पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा छात्रावास भी दिया जाता है, जिसमें बालक जो है रहकर पढ़ाई कर सके। तो छात्रावास ऐसा हो जहां पर शौचालय की, लाइट की, पानी की, अच्छे रहन सहन की व्यवस्था हो, साफ सुथरा हो, वैसा होना चाहिए। यही सब टर्म जो है हम समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इमारत जो है विशाल होनी चाहिए और अच्छे वस्तुकार सुविधाओं के साथ जो है अच्छी तरह से योजनाबद्ध होनी चाहिए। सभी कक्षाओं में पंखे, लाइट, बेंच, कुर्सियां, ब्लैक बोर्ड आदि जैसी सुविधाओं के साथ जो है अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब कि वेंटिलेशन होना चाहिए। यानी प्रत्येक कक्षा में जो है लाइट की व्यवस्था, बेंच की व्यवस्था, कुर्सी की व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड आदि की व्यवस्था हो, पंखे की व्यवस्था हो। अगला है विद्यालय में कक्षाएं जो है विशेष कमरे, स्कूल हॉल, स्टाफ रूम, कार्यालय, कक्षा कक्ष, विद्यार्थियों के लिए सामान्य कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि ये सब
होने चाहिए। देखिए, और मतलब कि शौचालय प्राप्त उपलब्ध होना चाहिए। अगला यहाँ पर बोला गया है कि विद्यालय का आकार जो है देखिएगा यू, एल, एम और डब्ल्यू का होना चाहिए। देखिए यू मतलब कहने का मतलब है कि ये यू, फिर आपका एल और ये एम या डब्ल्यू, इस आकार का आपका विद्यालय होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? आगे हम बढ़ते हैं और अब हम जो है इसके अगले बिंदु को समझेंगे, जहां पर यहाँ पर बोला गया है स्थल चयन और कक्षा और छात्रावास। अब इसको समझिएगा। ये देखिएगा स्थल चयन और छात्रावास। देखिए स्थल चयन कैसे और कक्षा वर्ग या छात्रावास, ये तीनों के बारे में हमने जस्ट अभी आपको बताया है कि स्थल चयन कैसे करें, कैसा आकार होना चाहिए, कहां पर कक्षा कक्ष हो, कैसा कक्षा कक्ष का हवादार हो, किस तरह का हो, और छात्रावास कैसा हो। देखिएगा विद्यालय के लिए ऐसे स्थान और भूमि का चयन किया जाए जहां की जमीन जो है पानी से मतलब शीघ्रता से सोखता हो तथा भूकंप रोधी हो, रोड के किनारे सटा हो और नजदीकी अस्पताल तथा आदि सुविधा उपलब्ध हो। यानी विद्यालय भवन जो है आप वही बनाए जहां पर जमीन जो है क्या हो, बेहतर हो, समतल हो, और वहां पर जो है पानी जल्दी सूखता हो, भूकंप रोधी हो, और नजदीक में जो है रोड हो, कार्यालय हो, आपके पुलिस कर्मी के कार्यालय हो, और आपके हॉस्पिटल हो। अगला देखिएगा कक्षा का वातावरण रुचिपूर्वक और रचनात्मक होना चाहिए। यह आपका हो गया स्थल चयन, और ये क्या हो गया आपका वर्ग, वर्ग हो गया आपका वर्ग कक्ष। यानी कि कक्षा का वातावरण रुचिपूर्वक और रचनात्मक होना चाहिए। इससे बच्चे जो होते हैं जाने के लिए और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उनकी रुचि और रचनात्मक को संवेग द्वारा प्रदान करता है। उन्हें स्कूल जाते रहने और समर्थ शिक्षा को हासिल करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। सॉरी गाइस, देखिए यानी कहने का मतलब है कि कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, हवादार हो, कमरे में खिड़की हो, लाइट की व्यवस्था हो। 1 मिनट डियर, 1 मिनट 1 मिनट। चलिए मैं आ गया हूं। थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है क्योंकि पिछले मैं 2 घंटों से क्लास ले रहा हूं ना, तो थोड़ा खांसी आ जाती है बोलते बोलते। चलिए यहां पर समझिएगा कक्षा कक्ष का वातावरण जो होता है क्या होना चाहिए, रुचिपूर्वक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। देखिए रचनात्मक कहने का मतलब है कि जब आप छोटे बच्चों की कक्षा कक्ष को देखते हैं ना, दीवारों पर बहुत सारे पेंटिंग होते हैं, बहुत सारी चीजें जो है चिपकाई होती है ताकि बालक जो चीजों को देखकर अट्रैक्टिव हो, रचनात्मक तरीके से, बेहतर तरीके से बालक जो है पढ़े। वही बातें यहां पर लिखा गया है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर एक और लिखा गया है कि इनमें विद्यार्थी भावी जीवन के लिए सहयोग और सहचार्य और आत्मनिर्भर से युक्त जीवन व्यतीत करने के अवसर मिलता है, और विद्यार्थियों को संख्या को ध्यान में रखकर साधनों से परिपूर्ण हो ताकि उनके रहन सहन में कोई कठिनाई न हो, और छात्रावास में भोजनालय, मेस, शौचालय, बिजली, पानी की व्यवस्था हो। ये क्या है? ये आपका छात्रावास था, ये आपका छात्रावास था। यानी कि जो आपका हॉस्टल हो वह कैसा हो, जहां पर जो है सहयोग और सहचारी की आत्मनिर्भरता से युक्त जो है व्यतीत हो, अवसर मिलता हो। विद्यार्थियों की संख्या, जो आपका विद्यार्थियों की संख्या है वो ध्यान में रखकर साधनों को परिपूर्ण करे ताकि रहने सहने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, समस्या नहीं हो, और छात्रावास में भोजन, भोजनालय यानी कि मेस की सुविधा हो, शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, और आपके जो है आदि सुविधा उपलब्ध हो। ये सभी आपका इसका हो गया छात्रावास का। अब हम जो है इसके अंतिम बिंदु की बात करेंगे, तो यहां पर आपका क्या है देखिएगा, यहां पर बोला गया है अंतिम बिंदु क्रीड़ा स्थल की आवश्यकता। क्रीड़ा स्थल कहने का मतलब है कि खेल का मैदान की आवश्यकता, खेल का मैदान की आवश्यकता। यह क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि हमें जीवन में जो है खेलना क्यों जरूरी है। अब बताइए यह क्रीड़ा स्थल की आवश्यकता क्यों है? हम सभी लोग जानते हैं कि जितना हम खेलेंगे उतना हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होगा, क्योंकि बालक जो है जितना दौड़ता है, धूपता है, खेलता है, कूदता है, गिरता है, तो उससे क्या होता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है। तो हमें जरूरी है, समझ रहे हैं? यही टर्म को हम समझेंगे। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले हम समझेंगे कि खेल क्या होता है। यहां पर समझिए सबसे पहले खेल क्या होता है।
तो ये देखिए खेल, खेल जो है यह शब्द एक प्रकार का आनंद है, वह सभी कार्य जिसे हम जो है अपनी रुचि पूर्वक अपने मन के स्वतंत्र रूप से करते हैं, जिससे हमें जो है आनंद मिलता है, उसे खेल कहते हैं। यानी खेल क्या होता है कि खेल जो है एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है या एक प्रकार की जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमें क्या मिलता है, खुशी मिलता है, जिसके माध्यम से हमें खुशी मिलता है, आनंद मिलता है और रुचि पूर्वक हम लोग करते हैं, रुचि पूर्वक करते हैं, इसमें स्वतंत्र रूप से करते हैं, उसी को हम लोग खेल कहते हैं। समझ गए? एक बार और देख लीजिए, खेल वह शब्द है या मतलब खेल वह एक प्रकार का आनंद है जो सभी जो होते हैं कार्य जिसे हम अपनी रुचि पूर्वक अपने मन के अनुसार स्वतंत्र रूप से करते हैं, जिससे हमें करने के बाद आनंद मिलता है, उसी को हम लोग खेल कहते हैं। आगे हम इसी में समझेंगे खेल की और बहुत सारे बातों को। तो यहाँ पर देखिए, खेल वह है जो खाली समय में हम अपनी पसंद से खेलते हैं, या वह क्रिया है जो हमें अपने आप में स्वतंत्र, उद्देश्यहीन और आनंद पूर्वक होती है। यानी कि जो हम खेल खेलते हैं ना, गेम खेलना, यानी कि खेल जो होता है हम लोग जो है आनंद के लिए खेलते हैं, आनंद के लिए। इसका कोई जो है उद्देश्य नहीं होता है। जब यह उद्देश्य हो जाएगा ना तो यह खेल नहीं होगा। जैसे कि अभी जो एट द प्रेजेंट टाइम हमारे देश में लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो सभी का उद्देश्य होता है, तो वह खेल नहीं है। खेल क्या है? जो हम लोग बचपन में खेलते हैं, जो हम लोग जो है बचपन में, जो हम लोगों ने बचपन में खेला है, वह खेल है। अभी जो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट जो भी खेला है ना, वह खेल नहीं है। कैसे? मैं आपको बता दूं, वह खेल इसलिए नहीं है क्योंकि वह खेल जो होता है उद्देश्य पूर्ण होता है। यानी कि उसमें हम लोग जो होते हैं कप जीतने के लिए खेलते हैं, पैसा जीतने के लिए खेलते हैं। लेकिन बचपन में जो खेलते थे उसका कोई उद्देश्य नहीं था, वो उद्देश्यहीन था, वह स्वतंत्र था, आनंद पूर्वक था, रुचि पूर्वक था, अपने मन की संतुष्टि के लिए खेलते थे, उसको खेल बोलते हैं। समझ गए? चलिए अब हम आगे चलकर जो है खेल की विशेषताओं की बात करेंगे और इसके बाद आपका जो है क्लास खत्म हो जाएगी। आज आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 1 का। यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके खेल की विशेषताओं के बारे में। तो खेल खेलना बेहद जरूरी है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से हमारा शारीरिक, मानसिक विकास होता है, भावनात्मक, चारित्रिक, नैतिक, संवेगात्मक, सर्वांगीण विकास होता है। समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, खेल आनंददायी होता है, यह स्वतंत्र होता है, यानी कि यह स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। खेल वास्तविक जीवन में महत्वपूर्ण होता है। खेल स्वप्रेरित होता है, स्वनिर्देशित। देखिएगा, स्वप्रेरित और स्वनिर्देशित, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग खुद प्रेरित होकर खेलते हैं और खुद निर्देशित देते हैं कि चलो भाई खेलने चलते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते हैं। यहाँ देखिएगा, खेल में प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, ना कि परिणाम। यानी खेल की जो प्रक्रिया है वह महत्वपूर्ण होती है, परिणाम नहीं। हमें क्रिकेट खेलना पसंद है तो हमने क्रिकेट खेला, लेकिन इसका परिणाम क्या निकलेगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमने खेला, हमने जो है क्रिकेट को खेला, यह महत्वपूर्ण है। समझ गए? वही बातें बोला गया। अगला यहाँ है, खेल जो होता है कल्पनाशील और सृजनात्मक होता है, बच्चे इससे चंचल बनते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया है कि खेल के माध्यम से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। अगला यहाँ पर है, खेल से बच्चों के अंदर बहुत सारी ज्ञान का और बहुत सारी बातों को जानकारी प्राप्त होती है। खेल में बच्चों की स्फूर्ति आती है। खेल से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रवृत्ति से होती है और बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो ये सभी जो पॉइंट था, ये सब क्या था? खेल का विशेषता या महत्व था। ये प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा। समझ गए? ये पूछेगा ही पूछेगा। ये सभी पॉइंट थे। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। और आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको जो है, जो हमने पेपर फर्स्ट के यूनिट 1 को कंप्लीट किया है, आपको समझ में आए होंगे। कल हम लोग जो है यूनिट 2 के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। और अंत में आपसे बोलूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।